भारत और ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए साइन कर लिया है। दोनों देशों के बीच एफटीए पर बातचीत लगभग 3.5 साल से चल रही थी। जब ये बात शुरू हुई थी तब ब्रिटेन में कंजर्वेटिव्स की सरकार थी, यानी बोरिस जॉनसन उस वक्त देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनके बाद ब्रिटेन में 3 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। अभी वहाँ लेबर पार्टी की सरकार है और कीर स्टारमर प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं। 23 जुलाई को पीएम मोदी ब्रिटेन पहुंचे। तब तक ये बात लगभग तय हो चुकी थी कि इस यात्रा के दौरान मोदी ब्रिटेन के साथ एफटीए पर साइन कर ही लेंगे, और ऐसा ही हुआ। 24 जुलाई को दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत अब तक कई देशों के साथ एफटीए साइन कर चुका है। इसमें ज़्यादातर देश हमारे पड़ोसी हैं। पश्चिमी मुल्कों में ब्रिटेन पहला देश ऐसा बना है जिससे हमने ये डील साइन की है, इसीलिए इसे एक हिस्टोरिकल डील कहा जा रहा है। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के साथ लगभग 2 दशक से हम इसी तरह का समझौता करना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी बातचीत भी अभी चल रही है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक वो डील भी कामयाब हो जाएगी। ईयू के अलावा अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बात तो चल ही रही है। राजदूत के दर्शक जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए थे और कहा था कि अगर हमारे साथ व्यापार करना है, धंधा करना है, तो आकर हमसे बात कीजिए। भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बात करने वाले देशों की लिस्ट में अग्रणी था, पर अब तक कोई भी डील नहीं हो पाई है, जबकि कई देशों ने अमेरिका के साथ ये डील साइन कर ली है। अमेरिका ना सही, ब्रिटेन के साथ तो एक कायदे की डील हो ही गई है। ऐसा हम नहीं, जानकार कह रहे हैं, जिसका जिक्र हम आगे करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लिखा जा रहा है कि दुनिया की 5वीं और 6वीं अर्थव्यवस्था के बीच ये ऐतिहासिक डील हुई है। भारत की सरकार कहती है कि हम दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है। बेशक भारत और ब्रिटेन दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन जब भी इस वाक्य का इस्तेमाल हो तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रिटेन की आबादी 7 करोड़ भी नहीं है, जबकि भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ पहुंच रही है और उनकी प्रति व्यक्ति आय और हमारी प्रति व्यक्ति आय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर फिर भी डील तो साइन हुई ही है और इससे दोनों देशों को फ़ायदा भी पहुंचने वाला है। तो आज के शो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 7वें दिन की कुछ बड़ी अपडेट्स भी बताएंगे, जैसे फ्रांस ने फ़िलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की तो नेतन्याहू क्यों नाराज़ हुए, और मालदीव से पीएम मोदी को आए बुलावे के क्या मायने हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए होता क्या है। 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच होने वाला एक व्यापारिक समझौता है ये। इसमें 2 देश आपसी सहमति से एक दूसरे को बेचने वाले सामानों पर ड्यूटी को कम कर देते हैं, या कुछ मामलों में कुछ सामानों पर ड्यूटी कंप्लीटली ख़त्म ही कर दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि दोनों देशों के बीच जो धंधावानी चल रहा है वो बढ़े, व्यापार बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था फलेगी फूलेगी और नई नौकरियां जनरेट होगी मार्केट में। इससे विदेशी निवेश पाने में भी मदद मिलेगी, दूसरे देश भी आपके यहाँ निवेश करना चाहेंगे। एक फ़ायदा ये भी होता है कि एफटीए के बाद आपकी दूसरे देश के मार्केट में पहुँच और ज़्यादा अंदर तक बढ़ जाती है। फिर जो नॉन एफटीए देश होते हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी आपके साथ एफटीए डील साइन कर लें। भारत ने श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे देशों के साथ इस तरह के समझौते किए हुए हैं। कुछ देशों के साथ व्यापारिक समझौते पर बातचीत अभी चल भी रही है, जैसे अमेरिका, आप जानते ही हैं, ओमान, इजराइल और यूरोपियन यूनियन। कनाडा के साथ भी अपनी बातचीत चल ही रही थी, लेकिन 2023 में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप लगा दिए थे। उसके बाद से दोनों देशों के बीच ये बातचीत थोड़ी धीमी हो गई थी। अब कनाडा में नई सरकार बनी है, मार्क कार्नी प्रधानमंत्री हैं। उम्मीद है कि बात आगे बढ़ेगी और इस सिलसिले में बात चल भी रही है। भारत और ब्रिटेन के बीच क्या डील हुई है, अब ये आपको बता देते हैं। भारत ब्रिटेन के लगभग 90% सामानों पर टैरिफ कम करेगा और ब्रिटेन के सामान पर औसतन जो शुल्क लगता है 15% से घटाकर वो हो जाएगा 3%। अभी समझ लीजिए कि भारत में कौन से ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं जो सस्ते होने वाले हैं। इसमें है कॉस्मेटिक, चॉकलेट, बिस्किट, सैल्मन, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मेडिकल डिवाइस, ये सब किफ़ायती हो जाएंगे। भारत ने पहली बार ब्रिटेन से आने वाली शराब पर भी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने की घोषणा की है। इसमें कई तरह की शराब शामिल है, जैसे विस्की, ब्रांडी, रम, वोदका, लिकर्स, मीट, साइडर और टकीला।
पहले इन सभी पर 150% की कस्टम ड्यूटी लगती थी, जो बहुत ज़्यादा थी। अब इसमें भारी कमी आ जाएगी। क्या है नई शर्तें? ये जो ड्यूटी है, इसमें जो कटौती होगी वो तभी मिलेगी जब शराब एक ख़ास न्यूनतम कीमत यानी मिनिमम इंपोर्ट प्राइस ही ऊपर होगी। अगर बोतल 1 लीटर की है तो उसकी कीमत कम से कम $5 यानी लगभग 432 रुपये प्रति लीटर होनी चाहिए। अगर बोतल 750 मिलीलीटर की है तो उसकी कीमत कम से कम $6 यानी 518 रुपये प्रति 750 मिलीलीटर होनी चाहिए। अगर शराब इस कीमत से सस्ती हुई तो उस पर पुरानी वाली 150% वाली जो ड्यूटी थी वही लगेगी। अब ये समझिए कि ड्यूटी कम कैसी होगी। तो जो शराब इस न्यूनतम कीमत की शर्त को पूरा करेगी उस पर ड्यूटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। पहले साल में ड्यूटी 110% कम हो जाएगी। इसके बाद अगले 10 सालों तक हर साल ड्यूटी में थोड़ी थोड़ी और कमी आती जाएगी। 10वें साल तक ड्यूटी घटकर 75% हो जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो आप यूके से आने वाली यानी ब्रिटेन से आने वाली जो महंगी शराब है वो भारत में सस्ती होने वाली है, सस्ती हो सकती है, क्योंकि उस पर जो लगने वाला टैक्स है वो कम होने वाला है। अब ये समझिए कि इस पूरी डील से भारत को फ़ायदा क्या होने वाला है। ब्रिटेन में भारत से सोने, हीरे के आभूषण, कपड़ों और चमड़े के सामान के आयात पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। इससे ब्रिटेन बासमती चावल, झींगा, मसालों और चाय पर इंपोर्ट ड्यूटी में भी कटौती करेगा। इससे भारतीय निर्यातकों की ब्रिटेन के बाज़ारों तक पहुंच बढ़ जाएगी। एफटीए के अनुसार 1800 भारतीय शेफ, योग इंस्ट्रक्टर और शास्त्रीय संगीतकारों को भी सेवाएं देने के लिए ब्रिटेन में अस्थायी प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ब्रिटेन में ये लोग आसानी से जा सकेंगे। ब्रिटेन में लगभग 75,000 भारतीय प्रोफेशनल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन यानी डीसीसी के तहत मिलने वाली छूट का फायदा उठा पाएंगे। अब ये डीसीसी क्या होता है? इसका मकसद होता है कि किसी व्यक्ति या कर्मचारी को दोनों देशों में एक साथ सोशल सिक्योरिटी जैसे पेंशन, भविष्य निधि दी जाए और उसके लिए उसे डबल कंट्रीब्यूशन ना देना पड़े। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि इस डील से उसे हर साल लगभग 55,000 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। पीएम कीर स्टारमर ने यह भी दावा किया है कि इस डील से ब्रिटेन में 2000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा होगी। पीएम मोदी ने इस डील को ऐतिहासिक बताया है, कहा है कि दोनों देश मिलकर नए इतिहास की नींव डाल रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात के दौरान क्या कहा। मिलकर के एक नए इतिहास की नींव डाल रहे हैं। एक्सेलेंसी, इस एक वर्ष में हमें तीसरी बार मिलने का मौका मिला है। ये अपने आप में मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। और यूके और भारत हम एक प्रकार से नेचुरल पार्टनर हैं। आज हमारे संबंधों का एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम दोनों देश मिलकर के पारस्परिक लाभकारी एफटीए और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन इसको संपन्न करने जा रहे हैं। ये अपने आप में भारत और यूके भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत मजबूत रास्ता तैयार कर रहा है। इस डील पर भारत में क्या चिंता जताई जा रही है, अब वो आपको समझा देते हैं। भारत ने ब्रिटेन से आने वाली कारों की इंपोर्ट ड्यूटी को घटाने का वादा किया है। कितना? 100% से घटकर 10%। ये बहुत बड़ी गिरावट है। इसमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां भी शामिल हैं। ये भारत की बढ़ती ईवी इंडस्ट्री के लिए भी खतरा बन सकता है और मेक इन इंडिया जैसी रणनीतियों को कमज़ोर कर सकता है। 25 जुलाई को द हिंदू अखबार में शाया एक लेख में मेडिकल एक्सपर्ट चंद्रकांत लहरिया और अरुण गुप्ता लिखते हैं, ब्रिटेन और भारत के बीच हुए समझौते से भारत की पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन से आने वाली चॉकलेट, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स सस्ती होंगी। इन सभी चीज़ों में बड़ी मात्रा में फैट होता है जो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस लेख में मैक्सिको का एक उदाहरण भी दिया गया है। लिखा गया है कि ये चिंताएं सिर्फ हवाई नहीं है या काल्पनिक नहीं है। 1992 में मैक्सिको ने अमेरिका और कनाडा के साथ मिलकर इसी तरह का एक समझौता किया था, जिससे मैक्सिको में शुगर, मोटापा और खाने पीने से संबंधित बीमारियों में उछाल देखा गया था। अब ये समझिए कि डील हो कैसे पाई। 2020 में ब्रेग्जिट हुआ, ब्रिटेन हो गया ईयू से बाहर। अब उसे दुनिया में नए व्यापारिक साझेदार चाहिए थे। उसने भारत के साथ व्यापार करना चाहा। जनवरी 2022 में पहली बार एफटीए की बात चली। उस समय बोरिस जॉनसन देश के प्रधानमंत्री थे। मार्च 2020 में सिलसिले में पहली मीटिंग हुई
और जून महीने तक इस सिलसिले में 4 बैठकें हो चुकी थी। अगस्त 2022 में जॉनसन ने तो ये भी ऐलान कर दिया था कि दिवाली तक इस डील को फाइनल कर लेते हैं, पर उस वक्त तक भी भारत कुछ शर्तों को कबूल करने के लिए राजी नहीं था। बात आगे बढ़ती उससे पहले ही ब्रिटेन में राजनीतिक भूचाल आ गया। जॉनसन की कुर्सी चली गई, लिज ट्रस बनी प्रधानमंत्री और वो अपनी पार्टी का विश्वास नहीं जीत पाई और महज 50 दिनों में उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ गया। फिर अक्टूबर 2022 में ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। बात शुरू हुई इस डील पर, लेकिन उतनी तेजी नहीं आ पाई। फिर 2024 में ब्रिटेन में चुनाव हो गए, ऋषि सुनक हार गए और कीर स्टारमर बने नए प्रधानमंत्री। उनकी सरकार में बात शुरू हुई और जुलाई 2025 में ये समझौता हो गया। आप इस डील पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये चैप्टर यहीं तक। अब आपको दिन के कुछ बड़े अपडेट्स भी दे देते हैं। पहला अपडेट फ्रांस से है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देगा। उन्होंने कहा है कि सितंबर में वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसका औपचारिक रूप से ऐलान भी करेंगे। उन्होंने इस सिलसिले में प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है। वो लिखते हैं कि फिलिस्तीन राज्य की स्थापना होनी चाहिए, उसके अस्तित्व की गारंटी भी होनी चाहिए और फ्रांसीसी लोग मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि गजा में जो जंग चल रही है उसे भी रोका जाना चाहिए और मानवीय सहायता यहाँ पहुँचाई जानी चाहिए। इस पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नाराजगी जाहिर की। उनके ऑफिस के एक्स हैंडल से लिखा गया, 7 अक्टूबर की नरसंहार के बाद फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देना आतंक को पुरस्कृत करना जैसा है। आप ऐसा करके ईरान का एक नया प्रॉक्सी ही बना रहे हैं जैसा गजा बन चुका है। देखिए, अब तो ये दबी छिपी बात रही भी नहीं है, खुलकर ही पूरे गजा को ईरान का प्रॉक्सी बताया जा रहा है। पहले तो कम से कम सिर्फ हमास का नाम लिया जाता था, अब पूरे गजा को ही निशाना बनाया जा रहा है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने मैक्रों की इस घोषणा का स्वागत किया है। हमास ने भी इस फैसले पर जाहिर बात है खुशी जताई है। पर असल सवाल ये है कि क्या फ्रांस के मान्यता देने से फिलिस्तीन एक देश बन पाएगा? इसका जवाब है नहीं। अब तक 140 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है, लेकिन देश की मान्यता के लिए प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल से पास करवाना ज़रूरी होता है। पर यहाँ ऐसा संभव होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ इसराइल का खास सहयोगी अमेरिका बैठा है जो उसके खिलाफ आए किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर देता है। हालांकि फ्रांस का फिलिस्तीन को मान्यता देना एक बड़ी बात तो है ही, क्योंकि फ्रांस खुद सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है। दूसरी खबर है मालदीव से। 25 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के न्योते पर 2 दिन की यात्रा पर मालदीव पहुंचे। ये उनकी तीसरी मालदीव की यात्रा थी, लेकिन मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी भी विदेशी नेता की पहली आधिकारिक यात्रा थी है। इस दौरे से भारत और मालदीव के बीच रिश्ते मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। जब से मुइज़्ज़ू मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं, दोनों देशों के रिश्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। मुइज़्ज़ू और उनकी पार्टी ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, राजदूत के दर्शकों को याद होगा, जिसका मकसद था भारत पर निर्भरता कम करना और चीन के साथ रिश्ते मजबूत करना। ये रुख उनकी घरेलू राजनीति और चीन के प्रति उनके झुकाव के कारण था। आमतौर पर मालदीव के राष्ट्रपति पहले तो भारत का दौरा किया करते थे, लेकिन मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया। दिसंबर 2023 में वो तुर्की चले गए और जनवरी 2024 में चीन। हालांकि दिसंबर 2023 में यूएई में COP28 समिट हुई थी, जिस दौरान मुइज़्ज़ू और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी। जनवरी 2024 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट में मालदीव के विदेश मंत्री से मुलाकात की। ये सब तब हुआ जब मालदीव के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थी और मुइज़्ज़ू ने भारत को धमकाने वाला तक कह दिया था। लेकिन अब रिश्तों में सुधार तो आ ही रहा है। 2025 के बजट में भारत ने मालदीव के लिए आर्थिक मदद को बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए तक कर दिया है, जो पिछले साल 400 करोड़ रुपए थी। यानी इसमें लगभग 27% की बढ़ोतरी हुई है। आज का राजदूत यहीं समाप्त होता है। इसे रिकॉर्ड किया था हमारी साथी निवेदिता ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबर गाँव।